इजिप्ट के गीजा पिरामिड से 200 किलोमीटर की दूरी पर रेड सी के किनारे के करीब एक ऐसी जगह है जिसको वादी अल-जर्फ कहा जाता है। देखा जाए तो यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बंजर लाइमस्टोन के पहाड़ और रेत के टीले मौजूद है, लेकिन यहाँ एक ऐसी सीक्रेट जगह भी है जिसमें कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिनको आज से 4500 साल पहले छुपाया गया था। इस वीरान जगह पर रेगिस्तान के बीचों बीच एक लाइमस्टोन का टीला है, जो ऊपर से देखने पर तो एक मामूली टीला दिखता है, लेकिन इसके अंदर पत्थरों को काटकर कई सुरंगें बनाई गई थी और इन सुरंगों को हजारों टन वजन वाले पत्थरों की मदद से बंद किया गया था। लेकिन जब पहली बार इन सुरंगों के सामने से पत्थर हटाए गए तो अंदर के खौफनाक नज़ारे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर ले और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिस्र के शानदार पिरामिड और यहाँ की जमीन का हर एक टुकड़ा आकर्षक रहस्यों से भरा है। वैसे तो पूरे इजिप्ट में अभी तक 118 पिरामिडों को ढूंढा जा चुका है, लेकिन कई सारे पिरामिड इजिप्ट और अफ्रीकन रेगिस्तान में रेत के टीलों के नीचे दबे हुए हैं। अभी के समय जो पिरामिड दुनिया के सामने मौजूद है, उनमें से सबसे बड़ा मिस्र के शहर कायरो में मौजूद है, जिसको पिरामिड ऑफ खुफू कहा जाता है। 480 फीट ऊंचा यह पिरामिड इजिप्शियन किंग खुफू ने बनवाया था, जबकि इसके बगल में ही 450 फीट ऊंचा ये पिरामिड किंग के बेटे किंग खाफरे ने अपने शासन के समय बनवाया था। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि हर एक पिरामिड को बनाने में 25 लाख लाइमस्टोन के स्क्वायर और रेक्टेंगल ब्लॉक्स का उपयोग हुआ था और हर एक ब्लॉक का वजन 2500 किलो बताया गया है। ये इतना वजन है जितना 2 फोर व्हील कार का वजन होता है। इतना ज्यादा वजन 480 फीट की ऊंचाई तक ले जाना और हर एक ब्लॉक को परफेक्ट जगह पर रखना एक ऐसा काम है जिसको आज के समय में मशीनरी की मदद से करने में कई साल लग सकते हैं। तो सोचे ये काम 4500 साल पहले मशीनरी के बगैर कैसे किया होगा। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने पिछले कई सदियों से दुनिया को हैरानी में डालकर रखा है। जिस जगह ये पिरामिड्स बने हैं, उस जगह किसी जमाने में एशियन इजिप्शियन का फलता फूलता शहर हुआ करता था, लेकिन फिर एक अनजान कारण की वजह से ये पूरा शहर कई फीट नीचे रेत के अंदर गायब हो गया। सन 1798 में जब फ्रेंच मिलिट्री लीडर नेपोलियन इजिप्ट पर कब्जा करने के लिए आया था, तब पिरामिड और एक काल्पनिक जानवर जिसका शरीर शेर जैसा है और मुंह एक महिला की तरह है, जिसे स्फिंक्स भी कहा जाता है, जो आधे से भी ज्यादा रेत के अंदर दबे हुए थे। अगले 100 सालों तक यहाँ से रेत को हटाने का काम चलता रहा और 1980 में पहली बार यहाँ पर एक बड़ी डिस्कवरी हुई। पिरामिड ऑफ खाफरे के बगल से उन वर्कर्स के कंकाल मिले जिन्होंने खुफू के बेटे खाफरे का पिरामिड बनाया था। कई सारे कंकाल का परीक्षण करने के बाद मालूम पड़ा कि ये लोग गुलाम नहीं थे, क्योंकि इनको अच्छा खाना खिलाया जाता था और इनकी मरहम पट्टी भी की जाती थी। इन वर्कर्स को अपने किंग का पिरामिड बनाने के बदले में उनको पिरामिड के बराबर में ही दफन किया जाता था। बदकिस्मती से किंग खुफू के मरने के बाद यह जगह कई सालों तक लुटेरों के रहमोक्रम पर थी। इसी वजह से ना ही यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट मिला और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला जिससे यह पता लग सके कि ये पिरामिड कब और कैसे बनाए गए थे। और उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए जरूरी था कि गीजा से बाहर निकलकर इन्वेस्टिगेशन की जाए। पिरामिड साइट से 200 किलोमीटर की दूरी पर रेड सी के किनारे पे आर्कियोलॉजिस्ट को एक पुराना सी पोर्ट मिला, जिस पर शक था कि ये किंग खुफू के दौर में इस्तेमाल किया जाता होगा। समंदर के पास से मिलने वाला ये टूटा फूटा स्ट्रक्चर इतना बड़ा था कि इसमें आराम से कई 100 लोग रहकर काम कर सकते थे। जब इस एरिया में छानबीन की गई तो यहाँ समंदर के अंदर से बोट के एंकर्स मिले। उस दौर में पत्थरों से बने एंकर्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें रस्सियां बांधकर बड़ी बड़ी बोट को पार किया जाता था, जिससे यह बात साबित होती है कि ये 4500 साल पहले एशियन इजिप्शियन का सी पोर्ट हुआ करता था।
अगर यह पोर्ट था तो जाहिर है इसमें चलने वाली बोट और उनके पुर्जे यहीं आसपास ही कहीं रखे जाते होंगे और एक्सपर्ट्स को उन्हीं कश्तियों की तलाश थी। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार इजिप्टोलॉजिस्ट को पोर्ट से चंद किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के एक टीले के अंदर बड़ी मेहनत से खोदे गए कई टनल्स मिले, जिनको बड़े बड़े पत्थरों की मदद से ब्लॉक किया गया था। इस बात के काफी चांसेस थे कि यही वो जगह थी जहां एशियन इजिप्शियन अपनी कश्तियां लुटेरों से छुपाया करते थे, लेकिन आर्कियोलॉजिकल टीम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहां से उनको कश्तियों से बढ़कर भी कुछ खास सबूत मिलने वाले थे। जब अंदर जाने वाले रास्ते से पत्थर हटाए गए तो अंदर वो नज़ारा देखने को मिला जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। काफी बड़े टनल्स में से कोई बोट तो नहीं मिली, लेकिन बोट्स के कई पुर्जे मिले। इन पुर्जों के अलावा यहाँ कई पत्थरों पर किंग खुफू का नाम भी लिखा हुआ पाया गया। उस पर जो लिखा था उसका मतलब था हमारा खुदा खुफू हमारी हिफाजत करे। इजिप्शियन अपने किंग को खुदा मानते थे और वो जहाँ भी काम करते थे वहाँ अपने खुदा यानी किंग का नाम जरूर लिखते थे। इस सीक्रेट स्टोर रूम पर जब छानबीन की गई तो हैरतअंगेज तौर पे यहाँ से बहुत बुरी हालत में पपायर्स भी मिला जो एक भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ था। पपायर्स एक मोटे कागज की तरह होता है जिसको पपायर्स के प्लांट से तैयार किया जाता था। अब उनको एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मिल चुका था और आपको यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि पूरी दुनिया से मिलने वाले पपायर्स में से ये सबसे पुराना था। इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था इसको समझने के लिए जरूरी है कि पहले इसको रीस्टोर किया जाए। पूरे 6 सालों की मेहनत के बाद जब इसको रीस्टोर करवाया गया तो किंग खुफू के समय की कुछ झलकियां नजर आने लगी। इस पपायर्स को लिखने वाला मेरर नामी एक सुपरवाइजर था जो किंग खुफू के लिए काम करता था। ये एक तरह की रिकॉर्ड बुक थी जिसमें सुपरवाइजर अपने 40 वर्कर्स के साथ जो भी काम करता था वो लिख लिया करता था। सबसे बड़ा सवाल जो परेशान कर रहा था वो ये था कि सुपरवाइजर अपने 40 वर्कर्स के साथ यहाँ कर क्या रहा था और वो किंग खुफू के लिए क्या काम करता था। कई सालों की मेहनत के बाद पपायर्स से यह मालूम पड़ा कि मेरर नामी सुपरवाइजर कॉपर को बोट से अनलोड करके गधों की मदद से उसको नाइल नदी तक पहुंचाता था, जहां से दोबारा बोट पर लादकर कॉपर को पिरामिड साइड तक पहुंचाया करता था। इजिप्टोलॉजिस्ट का मानना है कि सिर्फ एक बारी में ही वो इतना ज्यादा कॉपर डिलीवर कर देते होंगे कि अगले 2 सालों तक दोबारा जरूरत नहीं पड़ती होगी और तभी इन 2 सालों के लिए वो अपनी बोट को डिसअसेंबल करके वादी अल्जर के इस सीक्रेट स्टोर रूम में रख दिया करते होंगे। लेकिन सवाल ये है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में यह कॉपर कहाँ इस्तेमाल होता था, जबकि यहाँ तो सिर्फ लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के पत्थर ही नजर आते हैं। असल में कॉपर की मदद से वो टूल्स बनाते थे जिनको लाइमस्टोन के ब्लॉक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। पिरामिड साइट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है और इस जगह को टूरा कहा जाता है। इजिप्टोलॉजिस्ट को इस जगह से कई सबूत मिल चुके हैं जिससे यह जाहिर होता है कि पिरामिड बनाने के लिए लाइमस्टोन के ब्लॉक्स यहीं से काटे जाते थे। लेकिन आखिर कैसे 2.5 टन वजनी ब्लॉक्स को पहाड़ से अलग किया जाता था और वो भी परफेक्ट शेप में, यह जानने के लिए जरूरी था कि कॉपर टूल की मदद से खुद एक्सपेरिमेंट किया जाए। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने लाइमस्टोन पर पहले एक ब्लॉक की शेप ड्रॉ करके अपना वर्क एरिया डिजाइन किया और फिर कॉपर टूल्स की मदद से उसको काटना शुरू किया। पहले तो लाइमस्टोन को काटने में काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर पानी का इस्तेमाल किया गया। पानी के छिड़काव के बाद ये नोटिस किया गया कि लाइमस्टोन को काटने की स्पीड 5 गुना बढ़ गई है। 5 वर्कर्स को एक ब्लॉक काटने में पूरे 8 दिन लग गए। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि एशियन इजिप्शियन काफी एक्सपीरियंस थे, इसी वजह से वो ये काम 4 से 5 दिन में ही कर लेते होंगे।
एक्सपर्ट की टीम को अब ये जानना था कि लाइमस्टोन के ब्लॉक्स काटने के बाद उनको पिरामिड के टॉप पर 480 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया जाता था। इसी वजह से यह जानने के लिए भी पिरामिड साइट से हटकर सबूत तलाश करने की जरूरत थी। गीजा में पिरामिड साइट से 300 किलोमीटर की दूरी पर हेटनूक की जगह मौजूद है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वो जगह मिली जहाँ से एशियन इजिप्शियन स्टेचू बनाने के लिए एक खास किस्म का स्टोन निकाला करते थे। ये पत्थर इजिप्शियन अलाबस्टर के नाम से जाना जाता है, जिससे इजिप्शियन किंग्स अपने स्टेचू बनवाया करते थे। जमीन के कई फुट नीचे इस खास स्टोन को निकालकर ऊपर कैसे लाया गया था? पिछले 4500 सालों से इस स्टोन पर कोई काम नहीं किया गया था। इसी वजह से वक्त के गुजरते यहाँ काफी रेत और मलबा इकट्ठा हो गया था। लेकिन एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि इनको यहाँ से कुछ खास इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेंगी। कई महीनों तक यहाँ खुदाई का काम चलता रहा, लेकिन मलबे के सिवा यहाँ से कुछ ना मिल सका। पर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब यहाँ से पहला सुराग मिला। जमीन से कई फुट नीचे मलबे के नीचे दबी हुई सीढ़ियाँ और एक रैंपनुमा चीज मिली। खुदाई के बाद सीढ़ियों पर कुछ अनोखे गड्ढे भी उभर कर सामने आ गए। दोनों साइडों पर सीढ़ियाँ, बीच में रैंप जिसकी ढलान 25% के आसपास थी। और इस सीढ़ियों पर बने अनोखे गड्ढे आखिर क्यों बनाए गए थे? काफी सोच विचार के बाद यह नतीजा निकाला गया कि इन गड्ढों में लकड़ी के तने डाले जाते थे, स्टोन का बड़ा ब्लॉक जिनको रस्सियों से बांधा जाता था, और वो रस्सियां इन लकड़ी के तनों से ट्विस्ट होकर जाती थी, जिससे वर्कर्स को स्टोन खींचने में आसानी होती थी। यह माना जा सकता है कि यह लकड़ी का तना उस जमाने में पुली का काम करता था। ये बात अब काफी क्लियर हो चुकी थी कि बीच वाले रैंप पे स्टोन का ब्लॉक रखा जाता था, जबकि दोनों साइड के सीढ़ी पर वर्कर्स रस्सियों और लकड़ी के तने की मदद से स्टोन ब्लॉक को ऊपर खींचा करते थे। जबकि स्टोन ब्लॉक की फ्रिक्शन को कम करने के लिए रेती का इस्तेमाल भी किया जाता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स ने हजारों किलो वजनी स्टोन ब्लॉक को ऊपर लेकर जाने वाली मिस्ट्री को अब काफी हद तक सुलझा दिया था। अनुमान है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के दौरान भी इसी तरह के रैंप बनाए जाते होंगे और वहाँ भी लाइमस्टोन के ब्लॉक्स को ऐसे ही ऊपर खींचा जाता होगा। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड को बने 4500 साल गुजर चुके हैं और पिछले 300 सालों से इन्होंने पूरी दुनिया को अलग अलग मिस्ट्रीज में उलझा कर रखा है। बेशक आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट इन पिरामिड के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन आज भी पिरामिड की कंस्ट्रक्शन को दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री माना जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च अभी तक चल रही है। उम्मीद है हमारी यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।